नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम बीए द्वितीय वर्ष के लिए राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आपको सामने दिखाई दे रहा है संपूर्ण राजस्थान को विभिन्न रंगों द्वारा 4 अलग-अलग भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पिछले वीडियो में हमने पश्चिमी बालुकामय मैदान के बारे में बात की थी, उसकी सिर्फ परिचय जाना था। अब हम विस्तार से उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप और हम सभी जानते हैं कि पश्चिमी बालुकामय मैदान को 2 उपविभागों में बांटा जा सकता है। पहला पश्चिमी शुष्क मरुस्थल और दूसरा राजस्थान बांगड़ या अर्धशुष्क मैदान। पश्चिमी शुष्क मरुस्थल को थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार भारत पाक सीमा से लेकर अरावली पर्वत श्रृंखला तक पाया जाता है और इसका ढाल सामान्य रूप से पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की ओर पाया जाता है। पश्चिमी शुष्क मरुस्थल को आगे 2 उपविभागों में और विभाजित किया जा सकता है। पहला है बालुका स्तूपमय मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। ये जो पहला उपविभाग है इसका बालुका स्तूपमय मरुस्थलीय प्रदेश, इस प्रदेश में बालुका स्तूप का निर्माण होता है, यानी जिसे हम बालू के टीले कहते हैं, वो वहाँ पर बहुतायत से पाए जाते हैं। यहाँ पर वायु अपर्दन का मुख्य कारक है और उसके अपर्दन और निक्षेप के प्रतिफल ही हैं ये बालुका स्तूप। वैसे तो बालुका स्तूप कई प्रकार के होते हैं, लेकिन राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख बालुका स्तूप में 3 प्रमुख हैं। उन तीनों में पहला नाम आता है पवनानुवर्ती या रेखीय बालुका स्तूप। पवनानुवर्ती नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जो पवन की दिशा के अनुरूप पाए जाते हैं, अर्थात इस प्रकार के बालुका स्तूप पवन की दिशा के समानांतर पाए जाते हैं। लंबवत समानांतर श्रेणियों के समान ये दृष्टिगत होते हैं और इनका विस्तार मुख्य रूप से जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में पाया जाता है। दूसरे बालुका स्तूप है बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप। नाम से ही पता चल रहा है इनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है, यानी आधे चांद के समान ये नज़र आते हैं। इनकी ऊंचाई प्रायः 10 से 20 मीटर पाई जाती है तथा इसकी चौड़ाई 100 से 200 मीटर के बीच पाई जाती है। ये अधिकांशतः गतिशील होते हैं, यानी जब भी हवा चलती है, तेज़ हवा के साथ साथ ये मिट्टी आगे बढ़ती जाती है और ये बालुका स्तूप अपनी स्थिति को बदल देते हैं और एक से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूपों का विस्तार मुख्य रूप से चूरू के भालेरी नामक स्थान पर, साथ ही जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लूणकरनसर व बाड़मेर में पाया जाता है। तीसरा प्रकार है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, जिसे ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स भी कहा जाता है। ये पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं। इनका विस्तार थार मरुस्थल के पूर्वी व उत्तरी भाग में बीकानेर के पुंगल के चारों ओर, दक्षिणी गंगानगर जिले में रावतसर, सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू में पाया जाता है। प्रायः इनकी ऊंचाई 10 से 40 मीटर के बीच पाई जाती है। अब पश्चिमी शुष्क मरुस्थल का ही जो दूसरा उपविभाग है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, इस कथन से भी पता चल रहा है कि ये वो प्रदेश है जहाँ पर बालुका स्तूप लगभग नहीं पाए जाते हैं या पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इन क्षेत्रों में इस तरह के टीले का अभाव पाया जाता है। ये सारा का सारा क्षेत्र परतदार चट्टानों से ढका हुआ एक चट्टानी प्रदेश है और इसका विस्तार जैसलमेर के उत्तर तथा पोखरण के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। अब जो दूसरा मुख्य उपविभाग है पश्चिमी बालुकामय मैदान का, वो है राजस्थान बांगड़ या अर्धशुष्क मैदान। जलवायु विशेषताओं के आधार पर अगर देखा जाए तो पश्चिमी शुष्क मरुस्थल अत्यंत शुष्क प्रदेश है, जबकि राजस्थान बांगड़ एक संक्रमण वाली स्थिति यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि ये पूर्वी हरे भरे मैदान और पश्चिम के शुष्क मरुस्थल के बीच में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर अर्धशुष्क जलवायुवीय दशाएं पाई जाती है। इस राजस्थान बांगड़ का विस्तार अरावली के पश्चिम में और 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के पूर्व में स्थित है। समवर्षा रेखा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। समवर्षा रेखा समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है, जिसे समवर्षा रेखा या आइसोहाइट कहा जाता है। यह संपूर्ण राजस्थान बांगड़ का प्रदेश आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत
75,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है। इसमें जोधपुर, बाड़मेर के अधिकांश भाग के अतिरिक्त जालोर, सिरोही और पाली जिले के पश्चिमी भाग शामिल है। यहाँ की जलवायु शुष्क व अर्धशुष्क के मध्य संक्रमण प्रदेश के जैसी पाई जाती है। अब इस विस्तृत राजस्थान बांगड़ को भी 4 उपविभागों में बांटा जा सकता है, जो कि आप सामने जो फ्लो चार्ट है उसमें भी देख सकते हैं। 4 उपविभाग है इसके। पहला लूनी बेसिन, जिसे गोडवार प्रदेश भी कहा जाता है। दूसरा आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र यानी शेखावाटी प्रदेश। तीसरा नागौर उच्च भूमि और चौथा तथा अंतिम उपविभाग है घग्गर का मैदान। आइए चलते हैं, हम जानते हैं राजस्थान बांगड़ के पहले उपविभाग के बारे में। पहला उपविभाग है लूनी बेसिन, जिसे गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। लूनी बेसिन का निर्माण लूनी और इसकी सहायक नदियों के अपवाह द्वारा होता है। इसके अंतर्गत जोधपुर जिले के दक्षिण पूर्वी भाग, पाली, जालोर, सिरोही जिले शामिल होते हैं। लूनी की सहायक नदियां हैं जैसे जोजरी, सूकड़ी, बांडी, गुहिया, जवाई, खारी आदि। इन सभी के अपवाह क्षेत्र के माध्यम से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। लूनी नदी अजमेर के निकट अरावली पर्वत के निकट से निकलकर दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रन में बहती हुई कच्छ की खाड़ी में गिरती है। और लूनी के जल की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि यह बालोतरा तक तो मीठा रहता है, लेकिन उसके बाद में लूनी नदी की खास बात यह है कि इसका जल बालोतरा तक मीठा रहता है, इसके बाद में ये खारा हो जाता है। अब आते हैं हम दूसरे उपविभाग की तरफ, आंतरिक जल प्रवाह या शेखावाटी प्रदेश। इस क्षेत्र का विस्तार चूरू, झुंझुनू, सीकर व उत्तरी नागौर में पाया जाता है। इसका सीमांकन हम पूर्वी सीमा अरावली श्रेणी द्वारा, उत्तरी सीमा घग्गर के मैदान द्वारा, पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा तथा पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। इस क्षेत्र में बलुई मिट्टी पाई जाती है, वर्षा काफ़ी कम होती है। बालुका स्तूपों के कारण ये संपूर्ण प्रदेश आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है, यानी यहाँ की नदियाँ बाहर किसी सागर तक या समुद्र तक नहीं पहुँच पाती है। इस क्षेत्र में जो कच्चे और पक्के कुएं पाए जाते हैं उनका स्थानीय नाम जोहड़ या नाड़ा कहलाता है। चूरू एकमात्र ऐसा जिला है राजस्थान का जिसमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है और वो इसी आंतरिक जल प्रवाह का यानी शेखावाटी प्रदेश का ही हिस्सा है। अब हम आते हैं तीसरे उपविभाग यानी नागौर उच्च भूमि पर। यह क्षेत्र लूनी बेसिन के उत्तर में स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई सागर तल से 300 से 500 मीटर के बीच पाई जाती है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह नमक युक्त झीलों का प्रदेश है। यहाँ पर अंतर प्रवाह का जलक्रम पाया जाता है, प्राचीन चट्टानें मिलती है और धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा पाया जाता है। इसके पूर्वी भाग में डीडवाना, सांभर, नावा व कुचामन आदि नमकीन झीलें पाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि जो अत्यंत प्राचीन काल में राजस्थान के मरुस्थल में जो टेथिस सागर पाया जाता था, ये सारी खारी झीलें उसी टेथिस सागर के अवशेष हैं। अब चौथा और राजस्थान बांगड़ का अंतिम उपविभाग है घग्गर का मैदान। इसका निर्माण घग्गर, सतलज, वैदिक सरस्वती, चौतांग आदि नदियों द्वारा हुआ है। इसका विस्तार हनुमानगढ़, गंगानगर के 75% भाग पर पाया जाता है। घग्गर नदी का जो पार्ट है उसको स्थानीय लोग नाली के नाम से जानते हैं। घग्गर वैदिक सरस्वती नदी की सहायक नदी मानी जाती है। गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर के कारण यह क्षेत्र कृषि उत्पादन में काफ़ी नामचीन है, और किंतु अत्यधिक पानी की उपलब्धता होने के कारण कुछ समस्याएं भी यहाँ पर जन्म ले रही है, जैसे क्षारीयता, अम्लता, सेम की समस्या, जल भराव की समस्या तथा साथ ही साथ मरुस्थलीकरण की समस्या से भी इस क्षेत्र का सामना हो रहा है। तो आज हमने पढ़ा पश्चिमी बालुकामय मैदान के दोनों उपविभागों के बारे में। अगले वीडियो में हम दूसरे भौतिक प्रदेश के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।